नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अभी तक हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमने मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में जाना। और यहाँ पर अब हम इस अध्ययन के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत हम यहाँ पर ताम्रपाषाण युग काल के बारे में जानेंगे कि ताम्रपाषाण युग काल में कौन सी उपलब्धियां रहीं और इस समय मानव समुदाय किस रूप में रहा करता था, किन चीज़ों का उपयोग करता था, इसके बारे में इन विशेषताओं से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं कि यहाँ पर ताम्रपाषाण युग काल से क्या क्या संबंधित जो पॉइंट हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनके बारे में समझ लेते हैं। तो पहले हम ताम्रपाषाण युग के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या विशेषता रही। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति का आरंभ नवपाषाण काल के बाद हुआ। तो आपको ये समझना होगा कि जो प्रागैतिहासिक काल था उसमें जो आपको पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल था, तो नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण युग काल आया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसी चीज़ को इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर फिर देखते हैं कि ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाण संस्कृति में उपकरण, जो उपकरण थे उन समय हथियार माना जाए तो हथियार जो थे वो औजार और हथियार के निर्माण में पत्थर के साथ तांबे का भी प्रयोग बहुतायत होने लगा था। यानी जो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल में जो औजारों का प्रयोग किया जाता था वो कहीं ना कहीं पत्थरों का ही प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब ताम्रपाषाण युग में इन्होंने तांबे का यूज करने लगे तो ठीक है, तो इसीलिए इन्हें ताम्रपाषाण युग की एक उपाधि दी गई। तो ताम्र का भी बहुतायत प्रयोग होने लगे, इसलिए इस समय को ताम्रपाषाण युग या ताम्रपाषाणिक युग कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर कि ताम्रपाषाण युग क्यों कहते हैं कि जब इस ताम्रपाषाण युग में जो लोग थे वो तांबे का यूज करने लगे थे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है कि नवपाषाण युग के अंत में धातुओं का प्रयोग बढ़ने लगा और सर्वप्रथम धातुओं में तांबे का प्रयोग किया गया। यानी नवपाषाण काल के बाद जब ताम्रपाषाण युग आया तो इसमें धातुओं का प्रयोग तो हुआ, लेकिन सर्वप्रथम धातु कौन सी धातु का प्रयोग हुआ उस बात कही गई है कि इस समय तांबे का प्रयोग होने लगा था। जिस संस्कृति ने पत्थर के साथ तांबे का भी प्रयोग किया उसी संस्कृति को ताम्रपाषाणिक कहते हैं। ठीक है, और जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के साथ उपयोग की अवस्था, यानी पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था ही ताम्रपाषाणिक युग कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि तकनीकी दृष्टिकोण से ताम्रपाषाण युग जो ताम्रपाषाण युग है वो हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति से पहले की है। यानी विश्व के परिदृश्य में देखें तो ताम्रपाषाण युग पहले आया और हड़प्पा की कांस्ययुगीन जो संस्कृति थी वो बाद में आई। लेकिन भारत में बात करें, भारत की स्थिति में देखें, भारत के प्रवेश से देखें तो भारत में हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युग की संस्कृतियाँ बाद में आती हैं। विश्व के परिदृश्य में देखें तो ताम्रपाषाण युग पहले आया, जबकि भारत में देखें तो ताम्रपाषाण युग बाद में आया। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जरूरी नहीं कि ये सब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से याद होना चाहिए, बस आपको एक अंडरस्टैंड समझना चाहिए कि ताम्रपाषाण युग में कौन सी विशेषताएं थीं और उस समय क्या मुख्य पॉइंट थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि किया करते थे। यानी आपसे पूछा जाए कि ताम्रपाषाण युग के समय लोगों का क्या मुख्य व्यवसाय था, तो याद रखना है मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे मुख्य अनाज गेहूँ, चावल के अलावा बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग आदि दलहनों फसलें भी उगाया करते थे। यानी ताम्रपाषाण युग में मैं बात करें फसलों के बारे में तो गेहूँ, चावल, बाजरा, मसूर और उड़द, मूंग आदि दलहन फसलों का प्रयोग करते थे, यानी उगाया करते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि
कि वे लोग भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सुअर पाला करते थे। यानी उस समय पशुपालन, खेती भी किया करते थे। दो मुख्य व्यवसाय थे, पशुपालन और कृषि। कृषि के अंतर्गत उन्होंने दालें उगाना शुरू किया, जबकि पशुपालन के अंतर्गत उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सुअर पाला करते थे। ठीक है, हिरन का शिकार करते थे। यानी उस समय ये इतने जानवर तो पाला करते थे, लेकिन अपने भोजन के लिए बात करें तो हिरन, यानी मांसाहारी की बात करें, मांस खाने के लिए, तो वो हिरण का शिकार करते थे। वह ऊंट से परिचित थे। यानी उस समय ऊंट को उन्हें भी मालूम था, इन लोगों को, जो पाषाण, ताम्र पाषाण युग के जो लोग थे, उन्हें ऊंट से परिचित थे। ठीक है, और इस बात के भी साक्ष्य ऊंट के अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। यानी जो ताम्र पाषाण युग है, उससे पहले बात करें कि पूरा पाषाण काल, नव पाषाण का, मध्य पाषाण का जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं कि वह काल जिसमें लिखित रूप में कोई चीज़ प्राप्त ना हुई, लेकिन साक्ष्य के आधार पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी कोई लिखित रूप नहीं है कि उस समय ये प्रयोग करें, लेकिन साक्ष्य के आधार पर कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों को ऊंट से भी परिचित थे, क्योंकि यहाँ पर ऊंट के अवशेष मिले थे। ठीक है, या प्राप्त हुए थे। यहाँ पर आगे देखते हैं कि इस संस्कृति या युग के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। तो ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि ताम्र पाषाण युग के लोगों को किस जानवर का ज्ञान नहीं था। तो आपका आंसर होना चाहिए घोड़े से परिचित नहीं थी। यानी वो घोड़े को बारे में कोई जानकारी नहीं जानते थे, जबकि वो ऊंट के बारे में जानकारी रखते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला पॉइंट है कि ताम्र पाषाण युग के लोग समुदाय बनाकर गांव में रहते थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ताम्र पाषाण युग काल में जो लोग थे वो गांव में एक समुदाय के रूप में रहते थे, और तथा देश के विशाल भागों में फैले थे, जहां पहाड़ी जमीन और नदियां स्थित थी। यानी वहां निवास अपना, या वहां गांव निवास अपना बसाते थे, जहां पर पानी की सुविधा होनी चाहिए और ज़मीन होना चाहिए, और जहां पर खेती की जा सके, पशुपालन किया जा सके। ठीक है, तो इनकी ये मुख्य विशेषताएं थी। और इतिहासकारों का मत है कि ताम्र पाषाण युगीन के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। इसका मतलब प्रयोग नहीं करते थे, इसका मतलब मालूम तो था पर प्रयोग नहीं करते थे। संभवतः वो पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। तो इसका मतलब है कि वो परिचित नहीं थे, इसीलिए वो पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि ताम्र पाषाण युगीन लोग पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों का पक्की ईंटों से कोई मालूम नहीं था, उन्हें इस चीज़ से अनभिज्ञ थे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ताम्र पाषाण काल के लोग वस्त्र निर्माण करना जानते थे। यानी ताम्र पाषाण काल के लोगों के बारे में बात करें तो वस्त्र का निर्माण करते थे, साथ ही वह मिट्टी के खिलौने और मूर्ति, टेराकोटा की यानी कारीगर थे। यानी वो मिट्टी की मूर्तियां भी बनाया करते थे, और साथ ही कुंभकार। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर हम पॉइंट को समझ लेते हैं कि कुंभकार और धातुकार, दांत के शिल्पी और चूना बनाने में के कारीगर थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि उस समय कलाएं भी, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी विकसित हो चुकी थी। ठीक है, और अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगला पॉइंट यहाँ पर है कि ताम्र पाषाण काल के अधिकतर मृदु भांड यानी मिट्टी के बर्तन काले या लाल रंग के थे। यानी उस समय जो बर्तन का जो रंग था वो कहीं ना कहीं काले या फिर लाल रंग का था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो कि चौक पर बनते थे, चौक जानते हो ना, जहाँ पर बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, और कभी कभार इन पर सफ़ेद रंग की रैखिक आकृतियाँ भी बनी रहती थी। तो ये उस समय साक्ष्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि उस समय मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, और उनका जो रंग था वो काले और लाल रंग का था। ठीक है, और सफ़ेद रंग की रैखिक आकृतियाँ भी बनी रहती थी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। और अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिट्टी की स्त्री रूपी मूर्ति से ज्ञात होता है। यानी उस समय जो स्त्री थी, स्त्री की मूर्ति मिट्टी की बनी हुई प्राप्त हुई है। इसका मतलब है कि ताम्र पाषाण कालीन के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये अनुमान लगाया है कि उस समय यदि मिट्टी की मूर्ति जो स्त्री की बनी हुई प्राप्त हुई, इसका मतलब है कि उस समय देवी की पूजा हुआ करती थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। संभवतः वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। ठीक, ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें, लिखा है कि भारत में ताम्र पाषाण काल की कई बस्तियां हैं। तिथि क्रम की दृष्टि से इसके प्राक्य और हड़प्पीय कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है, तो कुछ हड़प्पोत्तर अर्थात हड़प्पा संस्कृति के बाद की। यानी जो ताम्र पाषाण युग के समय जो अब
बस्तियां थीं उनकी बात करें तो वो ताम्र जो पूरा पाषाण काल है, यानी हड़प्पा है तो हड़प्पा की पहले ये समकालीन होंगी या फिर उसके बाद की हैं। ठीक है, तो भारत में ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां कौन कौन की हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखी हुई हैं जो बस्तियां प्रमुख हैं उनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के बारे में बात करें तो आहार यानी उदयपुर में, और गिलुंद राजसमंद में। ठीक है, पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो जोखे जो पश्चिमी महाराष्ट्र में है, और नेवासा, सोनगांव और हेमाबाद, ठीक है, यानी अहमदाबाद। ठीक है, और चंदौली यानी कोल्हापुर में। इनाम गांव की बात करें तो इस युग की सबसे बड़ी बस्ती यहीं मिली है, यानी पुणे में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इनाम गांव यहीं पर है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके बारे में और देख लेते हैं यहाँ पर कि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है उसके बारे में देख लेते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा यानी मालवा का, और कथैया और मंडला और एरंड गुनाएं, यानी उस समय ताम्र पाषाण युग के काल में जो बस्तियां थी उनके बारे में हमने समझा। और यहाँ पर हमने ताम्र पाषाण काल की युगीन के बारे में जाना। जैसे इससे पहले कि हमने प्रागैतिक काल के अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में जाना, और इसके अंतर्गत फिर हमने यहाँ पर ताम्र पाषाण युग के बारे में जाना। तो जो भी आपको पॉइंट लगते हैं कि इनको याद कर लेना चाहिए तो कर लेना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव दृष्टि के एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।